गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट, आप सब कैसे हो। मैं डॉक्टर किरण गर्ग, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका फिर से स्वागत है। तो आज हम आगे करेंगे हिंदी साहित्य के इतिहास की शुरुआत। हिंदी साहित्य के इतिहास के बारे में, उसमें काल विभाजन और नामांकन के बारे में आज हम बात करेंगे। तो हिंदी साहित्य दर्शन, तो हिंदी साहित्य के जो लेखन का कार्य की जो शुरुआत है 19वीं शताब्दी आधुनिक काल से हुई है। ठीक है, तो उससे पहले मध्यकाल में 200 वैष्णव की वार्ता, 84 वैष्णव की वार्ता, भक्तमाल, कालिदास हजारा में भी विभिन्न कवियों का जीवन परिचय और उनकी रचनाओं का वर्णन मिलता है। परंतु उनमें जो कालक्रम वर्णन है अपेक्षित है, वो मीन्स उसका अभाव है, कमी है, मतलब वो उस कालक्रम वर्णन को पूरा नहीं करता, उसमें अभाव है, इसलिए इनको इतिहास ग्रंथ नहीं माना जाता। परंतु इतिहास लेखन से पहले के समय के बारे में, पहले के इतिहास के बारे में, जब से मानव संस्कृति शुरू हुई है तब के बारे में हम जो जानकारी हमें मिलती है वो अपने बुज़ुर्गों से मिलती है, जैसे दादा दादी, नाना नानी, उनसे कविताओं और कहानियों और गीतों के द्वारा हमें जानकारी मिलती है। और परंतु जो वास्तविक जो हिंदी साहित्य की लेखन की शुरुआत हुई वह आधुनिक काल 19वीं शताब्दी से हुई है। तो हिंदी साहित्य के जो लिखने में विभिन्न पत्तियों का प्रयोग किया गया। हिंदी साहित्य लेखन में, हिंदी साहित्य लेखन में विभिन्न पत्तियों का प्रयोग, विभिन्न पद्धतियों का प्रयोग तो विभिन्न पत्तियों में जैसे फर्स्ट है वर्णानुक्रम पत्ति। वर्णानुक्रम पद्धति, तो वर्णानुक्रम पद्धति में क्या है? वर्णानुक्रम पद्धति में है जो लेखकों कवियों का वर्णन है इतिहास में, उनका जो वर्णन है वर्ण के अनुसार, अर्थात जैसे आपको एक एग्जाम्पल के द्वारा बताती हूँ कि जैसे केशव और कबीर है, उनका वर्णन तो जो इतिहास लेखन में है कबीर और केशव का वर्णन साथ साथ किया गया। परंतु अगर हम एक तरह से देखें तो कबीर तो भक्ति काल के कवि हो गए और केशव रीतिकाल के कवि हो गए, तो यह सही नहीं माना जाता। इस तरह से जो इस पत्ति का प्रयोग करते हुए जो इतिहास लिखा गया वह सही नहीं माना गया, और गारसादी से और शिव सिंह सेंगर जी ने इसी पत्ति का प्रयोग किया था। सेकंड है फिर काल क्रमानुसार पद्धति। काल क्रमानुसार पद्धति तो काल क्रमानुसार पद्धति में क्या है? काल समय के अनुसार वर्णन, मीन्स जैसे जैसे जिस कवि का काल मीन्स समय में, जिस समय का वो कवि था उसके अनुसार उस इतिहास लेखन में वर्णन किया गया। मीन्स उनकी जन्म तिथि के अनुसार कह सकते हैं हम। जैसे जैसे कुछ कवि का जैसे पहले जन्म हुआ, कुछ 10 साल 20 साल कि किसका बाद में हुआ, उसके अनुसार इतिहास लेखन में उन कवियों का वैसे वैसे उनकी जन्म तिथि के अनुसार वर्णन किया गया था। तो और इसको कहते हैं काल क्रमानुसार पत्ति का प्रयोग करना। ठीक है, और इसमें मिश्र बंधु और ग्रियर्सन जी ने इन्हीं पत्ति का प्रयोग किया था। जॉर्ज ग्रियर्सन और मिश्र बंधुओं ने इन्हीं पत्ति का काल क्रमानुसार पत्ति का प्रयोग किया था। तीसरा है फिर वैज्ञानिक पद्धति। वैज्ञानिक पद्धति, तो वैज्ञानिक पद्धति में क्या है? वैज्ञानिक पद्धति में जो वर्णन है
कवियों और लेखकों का तटस्थ और निरपेक्ष रूप में वर्णन किया गया। तो यह पद्धति अच्छी रही, बहुत उपयोगी रही, परंतु इसमें जो तथ्यों का वर्णन तो किया गया, पर तथ्यों का विश्लेषण और व्याख्या सही ढंग से इसमें नहीं की गई, इसलिए इसका ज़्यादा प्रयोग नहीं किया गया वैज्ञानिक पद्धति का। ठीक है, नेक्स्ट आ गया फिर विधेयवादी पद्धति। विधेयवादी पद्धति, तो विधेयवादी पद्धति जो है, विधेयवादी पद्धति, इस पद्धति का सबसे ज़्यादा प्रयोग किया जाता है और इस पद्धति के जो आविष्कारक कह सकते हैं वेन माने जाते हैं। विधेयवादी पद्धति साहित्य लिखने में सबसे ज़्यादा प्रयोग की गई और इसके जो जन्मदाता है वेन माने जाते हैं और उन्होंने 3 शब्दों का प्रयोग किया था, जाति और वातावरण, क्षण। मीन्स जब उन्होंने साहित्य लेखन का कार्य किया गया उसमें उस समय की जाति परंपराओं से संबंधित, वातावरण उस समय कैसा समय रहा था, क्या क्या घटनाएं हुई थी और कैसी प्रवृत्तियां थी, परिस्थितियां थी, और क्षण समय कैसा समय रहा, उसका वर्णन, उसके अनुसार इसमें लेखन का कार्य किया गया, इतिहास लेखन का कार्य किया गया। इसलिए यह जो विधेयवादी पद्धति है सबसे ज़्यादा प्रयोग की गई और सबसे ज़्यादा यह सही मानी जाती है। ठीक है, और इसी का श्री आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने प्रयोग किया था। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी क्या कहते हैं कि प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब है। प्रत्येक देश का साहित्य जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब है। तो यह थी इतिहास लेखन से संबंधित विभिन्न पद्धतियों का वर्णन कि किस तरह से समय समय पर पद्धतियों का चेंज हुआ, पहले कौन सी पद्धति का प्रयोग किया गया, फिर कौन सा, तो धीरे धीरे इसमें सुधार और परिवर्तन आया। तो इस तरह विभिन्न पद्धतियों का प्रयोग किया गया। आगे हम करेंगे काल विभाजन और नामांकन के बारे में बात। तो हिंदी साहित्य का काल विभाजन, तो हिंदी साहित्य का जो काल विभाजन है यह भी विभिन्न तरह तरह से विभिन्न आधार पर काल विभाजन किया गया मीन्स। ठीक है, तो इसमें क्या है, काल विभाजन कई तरह से हो सकता है। जैसे हम कह सकते हैं कि कर्ता के आधार पर काल विभाजन, कि उस समय कर्ता के आधार पर काल विभाजन, जैसे प्रसाद युग, भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, कि उस समय जो प्रसिद्ध साहित्यकार था उसके अनुसार मीन्स कर्ता, उनके अनुसार उनके नाम पर ही इतिहास का मीन्स जो काल विभाजन किया गया। जैसे भारतेंदु युग है, भारतेंदु जी के नाम से है, तो भारतेंदु जी का जो समय था तो काल विभाजन उनके नाम से हो गया। इसी तरह क्या हुआ, द्विवेदी युग, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का समय था। ठीक है, तो यह क्या हो गया, कर्ता के आधार पर काल विभाजन। फिर सेकंड है प्रवृत्ति के आधार पर काल विभाजन। प्रवृत्ति कि उस समय, जिस समय के बारे में हम लिख रहे हैं, उस समय कैसी प्रवृत्ति थी, कैसी परिस्थिति थी, उन प्रवृत्ति के आधार पर काल विभाजन। जैसे रीतिकाल, भक्ति काल कह सकते हैं, और छायावाद, प्रगतिवाद, यह क्या है, प्रवृत्ति के आधार। उस समय जो प्रधान प्रवृत्ति थी उसके आधार पर उस काल का, उस साहित्य का जो नाम रखा गया, प्रवृत्ति के आधार पर काल विभाजन। फिर नेक्स्ट है विकासवादिता के आधार पर, जैसे जैसे विकास हुआ और उस समय कैसा समय था, कैसी परिस्थिति थी, मतलब विकास के आधार पर काल विभाजन। जैसे पुराने समय की बात हम कर रहे हैं तो उस समय आदिकाल, शुरुआत काल। इसी तरह अब की जैसे बात करें तो आधुनिक काल। अच्छा, बीच का समय की बात करें तो मध्यकाल। तो ये क्या हो गया, मीन्स
समय के अनुसार काल विभाजन, विकास के आधार पर काल विभाजन, आदिकाल, मध्यकाल, आधुनिक काल। तो यह हो गया वादिता के आधार पर काल विभाजन। उसके बाद है नेक्स्ट सामाजिक तथा सांस्कृतिक घटनाओं के आधार पर भी काल विभाजन हम कर सकते हैं। जैसे राष्ट्रीय धारा, स्वच्छंदतावाद का समय आया था, है ना। तो उस समय के जो कवि थे स्वच्छंदतावाद या राष्ट्रीय धारा की, राष्ट्रीय की जो एक गूंज उस समय राष्ट्र की भावना थी, वो कविताओं में ले लो, काव्य में ले लो, अनेक रचनाओं में ले लो। तो उस मीन्स घटनाओं और सामाजिक सांस्कृतिक जो समय के अनुसार उसका जो प्रभाव पड़ा था काल पर, उसके अनुसार नाम रखा गया, जैसे राष्ट्रीय धारा, स्वच्छंदतावाद। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि सामाजिक और सांस्कृतिक घटनाओं के आधार पर काल विभाजन। तो यह था काल विभाजन के बारे में बात। अब हम करेंगे नेक्स्ट नामांकन के बारे में कि किस समय समय पर जो नामांकन रखा गया उसके बारे में अब हम बताएंगे। आगे हम बात करेंगे हिंदी साहित्य के प्रमुख इतिहासकारों द्वारा काल विभाजन। हिंदी के प्रमुख इतिहासकारों द्वारा काल विभाजन कैसे किया गया, ठीक है। तो फर्स्ट हमारा जो इतिहासकार था उसके बारे में हम बात करेंगे। तो फर्स्ट है जैसे गारसा दी तासी, गारसा दी तासी, गारसा दी तासी और शिव सिंह सेंगर, शिव सिंह सेंगर। तो गारसा दी तासी और शिव सिंह सेंगर ने हिंदी इतिहास के जो हिंदी साहित्य के इतिहास के काल विभाजन का प्रयास ही नहीं किया। इन दोनों ने, गारसा दी तासी और शिव सिंह सेंगर ने इतिहास का जो काल विभाजन है उसका प्रयास नहीं किया। फिर सेकंड है, बात करेंगे हम जॉर्ज ग्रियर्सन। जॉर्ज ग्रियर्सन ने अपनी पुस्तक जॉर्ज ग्रियर्सन की जो बुक थी दी मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ द हिंदुस्तान, लिटरेचर ऑफ द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, यह इनकी किताब का नाम था। जो हिंदी साहित्य का इतिहास इन्होंने लिखा था उस किताब का नाम था। और इन्होंने इसको 11 अध्यायों में बांटा था, 11 अध्यायों में बांटा था। और हर अध्याय में एक काल क्रम था, मीन्स एक समय का उसमें वर्णन था। तो और इन्होंने कौन से पत्ती का प्रयोग किया था जॉर्ज ग्रियर्सन ने? काल क्रमानुसार पत्ती। कौन सी पत्ती थी इनकी? काल क्रमानुसार पत्ती का प्रयोग किया था। और 11 अध्यायों में इन्होंने बांटा था और हर समय में, हर काल का मीन्स एक अध्याय में
वर्णन किया गया था, परंतु इनके अध्याय बहुत ज़्यादा थे और इसलिए यह ज़्यादा उपयोगी नहीं रही। जॉर्ज ग्रियर्सन का जो इतिहास का जो काल विभाजन है वह ज़्यादा अच्छा नहीं माना जाता, क्योंकि इन्होंने उस इतिहास को बहुत ज़्यादा अध्यायों में बांट दिया था। अब आगे हम बात करेंगे मिश्रबंधु विनोद। मिश्रबंधु, तो इनके बुक किताब का नाम क्या था? मिश्रबंधु विनोद। मिश्रबंधु विनोद इनके किताब का नाम था। मिश्रबंधुओं ने जो काल विभाजन किया था वह मिश्रबंधु विनोद जो इनकी किताब थी वो 1913 की थी, और इन्होंने जो काल विभाजन किया था 5 भागों में किया था। फर्स्ट था प्रारंभिक काल, एक है प्रारंभिक और एक आरंभिक काल। तो इन मिश्रबंधु जो विनोद है इनका जो शुरुआत जो प्रथम जो अध्याय था वो तो आरंभिक काल। आरंभिक काल तो इन्होंने जो अपने इतिहास को 5 भागों में बांटा था, आरंभिक काल और मध्यकाल, आरंभिक काल, माध्यमिक काल, माध्यमिक मीन्स मध्यकाल, माध्यमिक काल सेकंड था माध्यमिक काल। फिर है अलंकृत काल, अलंकृत काल, अलंकृत काल, परिवर्तन काल, परिवर्तन काल, और फिर था नेक्स्ट वर्तमान काल। इस तरह से 5 भागों में इतिहास को जो बांटा था, किन्होंने बांटा था? मिश्रबंधुओं ने अपनी पुस्तक मिश्रबंधु विनोद जो 1913 में इन्होंने तैयार की थी, और उसको 5 भागों में बांटा था, आरंभिक काल, माध्यमिक काल, अलंकृत काल और परिवर्तन काल और वर्तमान काल। तो इस तरह से मिश्रबंधुओं ने अपने जो इतिहास ग्रंथ है उनको 5 भागों में बांटा था, और इनका जो समय था वो क्या था? 700 विक्रमी संवत से लेके 1445 विक्रमी संवत तक। ठीक है, फिर 1445 विक्रमी संवत से 1680 तक का समय था। फिर 1680 विक्रमी संवत से 1890 विक्रमी संवत था। 1680 से 1890, 1890 विक्रमी संवत से 1925 तक का समय था। विक्रमी संवत 1925 विक्रमी संवत से अब तक वर्तमान काल जो हम चल रहा है उसके बारे में बात करें तो इस तरह से मिश्रबंधुओं ने मिश्रबंधु विनोद जो इनका साहित्य ग्रंथ था उसमें इस तरह से 5 भागों में समय को बांटा है, काल विभाजन किया है मिश्रबंधु विनोद किताब में। ठीक है, तो आगे हम बात करेंगे आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी द्वारा जो इतिहास का काल विभाजन किया है। तो रामचंद्र शुक्ल जी ने जो काल विभाजन किया उसी का ही ज़्यादातर मीन्स रामचंद्र शुक्ल जी ने जब काल विभाजन किया था प्रवृत्ति समय में मीन्स आगे के समय में उसी का ही ज़्यादातर प्रयोग हो रहा है। ठीक है, तो रामचंद्र शुक्ल जी के अनुसार आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी, रामचंद्र शुक्ल, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जो इतिहास ग्रंथ था उसका नाम था हिंदी साहित्य का इतिहास। हिंदी साहित्य का इतिहास,
का इतिहास। और इन्होंने कब लिखा था? यह 1929 का समय, हिंदी साहित्य का इतिहास, और 1929 का समय था। ठीक है। और इन्होंने काल विभाजन कैसे किया है? इन्होंने जो काल विभाजन किया है, दोहरा नामांकन किया है। मीन्स एक काल के दो नाम रखे हैं। जैसे फर्स्ट है आदिकाल। जो आदिकाल है, इन्होंने आदिकाल को दूसरा नाम क्या दिया है? वीरगाथा काल। वीरगाथा काल। आदिकाल मीन्स शुरुआत का जो समय था उसका नाम रखा है वीरगाथा काल। और रामचंद्र शुक्ल जी ने जो मध्यकाल है उसको दो भागों में बांटा है, पूर्व मध्यकाल, उत्तर मध्यकाल। पूर्व मध्यकाल, पूर्व मध्यकाल, उत्तर मध्यकाल। तो पूर्व मध्यकाल, उत्तर मध्यकाल। तो पूर्व मध्यकाल का दूसरा नाम क्या था? भक्ति काल। भक्ति काल। और उत्तर मध्यकाल का रीति काल। ठीक है। फिर नेक्स्ट जो समय था उसका इन्होंने क्या, आदिकाल, पूर्व मध्यकाल, उत्तर मध्यकाल, और फिर है आधुनिक काल, जो आज का हम समय है जिसकी हम बात कर रहे हैं, आधुनिक काल। तो आधुनिक काल का दूसरा नाम इन्होंने क्या रखा था? गद्य काल, क्योंकि आधुनिक काल में गद्य की प्रधानता रही, गद्य ज़्यादा लिखा गया। तो इन्होंने जैसे ज़्यादातर क्या है, इसको हम ये कह सकते हैं, इन्होंने प्रवृत्ति के आधार पर नाम दिए हैं। जैसे वीरगाथा काल, आदिकाल का जो समय था उस समय वीरगाथा काल, वीरों का समय था, लड़ाई झगड़े भी हुए, जीत भी हुई। तो वीर गाथा से संबंधित जो समय था इसलिए वीरगाथा काल नाम लिखा गया। और पूर्व मध्यकाल जो समय था उस समय भक्ति काल का समय था। कबीर, तुलसीदास, सूरदास जी जैसी इन सब का समय था, भक्ति काल का समय था। भक्ति से संबंधित रचनाओं का ज़्यादा लिखी गई थी, इसलिए पूर्व मध्यकाल को इन्होंने भक्ति काल का नाम दिया, मीन्स प्रवृत्ति के आधार पर। नेक्स्ट आ गया फिर उत्तर मध्यकाल। उत्तर मध्यकाल का समय था रीति काल। उसमें रीति श्रृंगार संबंधी जो रचनाएं, ग्रंथ ज़्यादा लिखे गए थे, तो रीति काल नाम दिया। इसी तरह आधुनिक काल में गद्य की प्रधानता रही है, तो इसलिए इन्होंने इनको नाम दिया गद्य काल। और वीरगाथा काल जो आदिकाल है उसका समय क्या रहा है? 1050 से विक्रमी संवत से 1375 विक्रमी संवत। ठीक है। फिर 1375 से 1700 का समय रहा विक्रमी संवत। ठीक है। फिर 1700 विक्रमी संवत से 1900 रहा। फिर 1900 से 1984 84 तक का समय आधुनिक काल का समय माना जाता है। आधुनिक काल का समय माना जाता है गद्य काल। ठीक है। तो यह थे आचार्य रामचंद्र जी शुक्ल जी द्वारा हिंदी साहित्य का इतिहास, इनके इतिहास ग्रंथ का नाम है, जो कि 1929 का समय माना जाता है इसका। और इन्होंने जो इतिहास का जो विभाजन किया है, काल विभाजन किया है और उनका फिर नामांकन किया है, तो वो दोहरा नामांकन किया है। आदिकाल को वीरगाथा काल, पूरे मध्यकाल उसको दो भागों में फिर बांटा, मध्यकाल और दूसरा नाम भक्ति काल, उत्तर मध्यकाल को रीति काल और आधुनिक काल को गद्य काल के नाम से जाना है। और जो यह काल विभाजन किया है, समय जो नाम रखा है, नामांकन किया है, ये प्रवृत्ति के आधार पर किया है। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने जो काल विभाजन किया है वो प्रवृत्ति के आधार पर किया है। जिस तरह आदिकाल को उन्होंने चारण काल का है, तो उस समय वीरगाथा काल का है
तो वीर गाथाओं से संबंधित जो समय था, प्रवृत्ति थी, उस समय ऐसी प्रवृत्तियां थी, तो इसीलिए उन्होंने प्रवृत्ति के आधार पर ही आदिकाल का और भक्ति काल को, जैसे पूर्व मध्यकाल को भक्ति काल का नाम दिया है, तो उसमें भक्ति का समय था, भक्ति संबंधी रचनाएं लिखी गई थी। और इसी तरह उत्तर मध्यकाल को इन्होंने रीति काल का नाम दिया है, क्योंकि रीति श्रृंगार संबंधी रचनाएं लिखी गई थी उस समय, इसीलिए इन्होंने उसके अकॉर्डिंग इनका जो नाम दिया है रीति काल। और फिर आधुनिक काल को गद्य काल का नाम दिया है, क्योंकि उस समय आधुनिक काल में गद्य संबंधी रचनाएं ज़्यादा हुई थी। तो इस तरह से जो रामचंद्र शुक्ल जी है, उन्होंने अपने इतिहास ग्रंथ का जो काल विभाजन किया है वो प्रवृत्ति के आधार पर किया है। नेक्स्ट हम करेंगे फिर डॉक्टर राम कुमार वर्मा द्वारा काल विभाजन। डॉक्टर राम कुमार वर्मा। डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी ने जो इतिहास ग्रंथ लिखा है, डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी ने इतिहास ग्रंथ लिखा है, उसका नाम है हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास। आलोचनात्मक इतिहास। और इनका जो समय है 1938, इतिहास ग्रंथ का जो समय है 1938। किसके बारे में हम बात कर रहे हैं? डॉक्टर राम कुमार वर्मा द्वारा जो इतिहास लेखन का कार्य हुआ, और उनके इतिहास ग्रंथ का नाम था हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, और 1938 समय रहा है 1938। और इन्होंने अपने इतिहास ग्रंथ को किस तरह से 5 भागों में बांटा है। फर्स्ट है संधिकाल। संधिकाल, चारणकाल, संधिकाल, चारणकाल और भक्तिकाल। भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल। आधुनिक काल। तो ये जो विभिन्न इतिहासकारों ने अपने अपने हिसाब से, अपने अपने तरीके से काल विभाजन किया है। ये जो 5-6 हमने 6 इतिहासकारों के बारे में बात करेंगे, इसमें कर रहे हैं काल विभाजन और नामकरण, क्या नाम दिया है। तो इसको हमें अच्छे से लर्न करना होगा, क्योंकि इससे संबंधित कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि रामचंद्र शुक्ल का तो है ही है मेन, इसके अलावा जैसे राम कुमार वर्मा जी है, जैसे गणपति चंद्र गुप्त जी है, या मिश्र बंधुओं द्वारा जो इतिहास विभाजन किया है, क्या क्या समय था उनका, क्या क्या नाम उन्होंने रखे थे, तो इसके बारे में हमें अच्छे से नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि इससे संबंधित कई बार क्वेश्चन आ जाता है। तो इसका अलग अलग जो इतिहासकार हैं उन्होंने कैसे काल विभाजन किया, उसका क्या क्या समय था और क्या क्या नाम था, ये हमें पता होना ज़रूरी है। तो अब हम बात कर रहे हैं डॉक्टर राम कुमार वर्मा द्वारा रचा गया हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, जिसका समय था 1938, और इन्होंने 5 भागों में बांटा है। 5 नाम दिए हैं अलग अलग समय के: संधिकाल, चारणकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल। और इन्होंने जो इतिहास लिखने की शुरुआत किया है, वह जो संधिकाल का समय है उसका समय था 750 से 1000 विक्रमी संवत तक। संधिकाल का जो समय है, ठीक है। नेक्स्ट हम करेंगे फिर 1000 विक्रमी संवत से 1375 विक्रमी संवत तक। 1374 विक्रमी संवत। इसके बाद जो इन्होंने समय का जो बांटा है भक्ति काल, रीति काल, आधुनिक काल,
तो इन्होंने रामचंद्र शुक्ल जी के अनुसार ही इसको समय को बांटा है। भक्ति काल को 1375 विक्रमी संवत से 1700 विक्रमी संवत तक का समय कहा गया है, और फिर ऋतुकाल को 1700 विक्रमी संवत से 1900 तक। ठीक है, फिर नेक्स्ट आ गया 1900 विक्रमी संवत से, जो आधुनिक काल की बात हम कर रहे हैं, अब तक का समय आ जाता है। ठीक है, तो यह था राम कुमार वर्मा द्वारा किस तरह काल विभाजन किया है। तो जैसे संधि काल का जो समय है 750 से 1000 ईस्वी विक्रमी संवत तक, तो इसमें क्या है, अपभ्रंश संबंधी जो रचनाएं हैं वो भी इसमें आ जाती है। ठीक है, फिर आ गया चारण काल। चारण किनको कहा जाता है, जो वीर गाथा के रचयिता होते हैं, वीर गाथा संबंधी रचना को रचने वाले हैं, उनको चारण कहा जाता है। तो इस समय को इसलिए इसका नाम चारण काल रखा गया। ठीक है, फिर इसके बाद जो काल विभाजन है रामचंद्र शुक्ल जी के अनुसार ही किया गया है। तो आगे हम बात करेंगे, यह थे डॉक्टर रामकुमार वर्मा। नेक्स्ट आ गया फिर डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त। डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त। तो डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त जी ने जो इतिहास ग्रंथ लिखा था उसका नाम है हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास। हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास। वैज्ञानिक इतिहास, यह नाम किनके ग्रंथ का नाम है, यह है डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त जी ने अपने इतिहास ग्रंथ का नाम रखा था हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास। तो इस तरह जो मेन हमारे इतिहासकार हैं उनके इतिहास ग्रंथों के नाम और समय के बारे में भी हमें ज्ञान होना ज़रूरी है, इससे संबंधित भी क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, इन्होंने अपने इतिहास ग्रंथ को 3 भागों में बांटा है। तीन भागों में बांटा है। प्रारंभिक काल, प्रारंभिक काल। तो इसमें एक बात ध्यान देने योग्य यह है कि एक आया था आरंभिक काल, जो आदि काल है उसका नाम था आरंभिक काल, और इसमें क्या है प्रारंभिक काल। तो यह आप थोड़ा कन्फ्यूज़न पैदा होता है यहाँ पे, तो हमें इसको ध्यान रखना होगा कि आरंभिक काल किन्होंने कहा था, मिश्र बंधुओं ने, और प्रारंभिक काल है गणपति चंद्र गुप्त जी द्वारा जो नाम दिया गया है। ठीक है, प्रारंभिक काल। फिर है मध्यकाल और आधुनिक काल। आधुनिक काल, तो इन्होंने अपने इतिहास ग्रंथ के 3 भागों में बांटा है, 3 नाम दिए हैं, और फिर इन्होंने मध्यकाल को 2 भागों में आगे फिर बांट दिया, भक्ति काल और पूर्व मध्यकाल और उत्तर मध्यकाल में। मध्यकाल को जो समय था भक्ति और रीति काल का, उसको 2 भागों में बांटा है। मध्यकाल को पूर्व मध्यकाल, मध्यकाल और उत्तर मध्यकाल। ये मध्यकाल को किन्होंने बांटा है, डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त जी ने अपने हिंदी साहित्य के वैज्ञानिक इतिहास का जो मध्यकाल का जो नामांकन है उसको फिर आगे 2 भागों पूर्व मध्यकाल और उत्तर मध्यकाल में बांटा था। तो इस तरह से हमने हिंदी साहित्य का जो इतिहासकारों द्वारा काल विभाजन किया है, इसमें मेन जो इतिहासकार है उनका वर्णन किया गया है। तो जैसे गारसा दी तासी और शिव सिंह सेंगर ने तो प्रयास ही नहीं किया। उसके बाद आ गया फिर जॉर्ज ग्रियर्सन और मिश्र बंधुओं का जो काल विभाजन है वो थोड़ा सा बड़ा कह सकते हैं, तो इसको थोड़ा सा नाम को हमें ध्यान से लर्न करना होगा मिश्र बंधुओं द्वारा। उसके बाद आ गया फिर रामचंद्र शुक्ल जी का, तो मेन ही है क्योंकि उसके बाद जो इतिहास में जो सारे कार्य है जो कह सकते हैं वो रामचंद्र शुक्ल जी के अनुसार ही हम पढ़ रहे हैं, उसके अनुसार ही हो रहे हैं।
जो काल विभाजन उन्होंने किया रामचंद्र शुक्ल जी ने, उनके अनुसार ही प्रवर्तिक जो कार्य है वो हो रहे हैं। ठीक है, उसके बाद फिर आ गया डॉक्टर रामकुमार वर्मा जी का जो हिंदी काल विभाजन है, और उसके बाद गणपति चंद्र गुप्त जी द्वारा। तो ये मेन रामचंद्र शुक्ल जी, मिश्र बंधु और गणपति चंद्र गुप्त, और ये हो गया रामकुमार वर्मा। तो मेन तो इन चारों का जो द्वारा, चारों इतिहासकारों द्वारा जो काल विभाजन है इसको लर्न करना, इनका जो समय है और क्या क्या नाम रखे हैं समय के अनुसार, तो यह हमें लर्न करना ज़रूरी है। इससे संबंधित कहीं ना कहीं क्वेश्चन आ ही जाता है। ठीक है, तो आज हमने पढ़ा प्रसिद्ध इतिहासकारों द्वारा हिंदी साहित्य का जो काल विभाजन के बारे में बात की है, तो इसके बारे में आज हमने पढ़ा। और अगर आपको यह मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, उपयोगी लगती हो, तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें, और नए जो स्टूडेंट जुड़ रहे हैं वो सब्सक्राइब भी करें, ताकि और बेल आइकन को भी दबाएं ताकि आने वाली नई वीडियो आप तक फ़ौरन पहुंचे। ठीक है, धन्यवाद।